हर महीने आपने कितना अर्न किया, तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो आता है ना ऑन एवरेज। ओके तो इसी वजह से ऑन एवरेज पूछा जाता है। ऑन एवरेज देखिए, ऑन एवरेज सिंगल एनालिसिस होते हैं, सिंगल यूनिट के एनालिसिस। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप होलसेलर हो, तो जब आप एक बैच में या 100 आर्टिकल्स या 1000 आर्टिकल सेल करते हो तो उसकी बात करते हो। कभी कभार आप रिटेलिंग की तरफ आते हो, तो रिटेलिंग में पर यूनिट की हम लेके चल रहे होते हैं कि एक आर्टिकल सेल करते हो उसकी कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स के हिसाब से उसको जो है ना एड अप कर किया जाता है या उसको कैलकुलेट किया जाता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो कॉस्ट से या कहीं पे कॉस्ट में, क्योंकि मैंने अभी रेवेन्यू स्टार्ट करनी है, तो कॉस्ट और रेवेन्यू अगर दोनों में प्रॉब्लम आ रही हो तो ब्रेक इवन एनालिसिस आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अब अगर नेक्स्ट जो है, ये दोनों को हमने कंबाइन करना है ब्रेक इवन एनालिसिस में, कि एक बिजनेस अपना ब्रेक इवन कब स्टार्ट करे, कब जो है कैलकुलेट करती है, और ब्रेक इवन होता क्या है, तो उसके अंदर कॉस्ट और रेवेन्यूज का होना जरूरी है। सर। जी सर वैसे इन जनरल ये कॉस्ट और प्राइस में क्या फ़र्क है, कॉस्ट और प्राइस? हाँ, दो अलग अलग चीज है ना। एक एक को हम लोग कहते हैं अर्निंग, पर यूनिट अर्निंग उसको कहते हैं। प्राइस का मतलब पर यूनिट अर्निंग, और कॉस्ट जो आपके जी पास आती है बेसिकली आपकी स्पेंडिंग है। तो स्पेंडिंग और अर्निंग में बहुत डिफरेंस है ना, दो अलग सही है। अलग कॉन्सेप्ट है। तो स्पेंडिंग और अर्निंग इन दोनों को कंपेयर करते तो प्रॉफिट आता है। ओके सर, थैंक यू। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास है, जिसको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंड किया था, यहाँ पे रेवेन्यू की हम बात करेंगे इस लेक्चर में। रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी, या इसको आप एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जी आमदन। सेम वही एक ही इक्वल चीज़ में यूज हो जाते हैं। अब रेवेन्यू को डिफरेंट नेम से हम लेके आते हैं। रेवेन्यू को हम अर्निंग भी कहते हैं, अर्निंग कमाई को भी कहते हैं। इसको हम सपोज कर लेते हैं इनकम भी कह सकते हैं, डिफरेंट नेम्स के साथ कह देते हैं। अर्निंग हो गई, इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गई, ये हमारे पास बेसिकली सेम मीनिंग के अंदर यूज हो रही थी। आमदनी, आमदन की बात करें। एक तरफ हम लोगों ने कॉस्ट पढ़ा, कॉस्ट क्या क्या थी, हम टोटल कॉस्ट की बात करें, जस्ट कॉस्ट किया, टोटल कॉस्ट की। इसको हम लोग कहते हैं खर्चा अखराजात। ठीक है, इसको ये आपके पास आता है खर्चा अखराजात। अब अखराजात को हम डिफरेंट नेम से लेके आते हैं। हम इसको कंजम्पशन भी कहते हैं, जाहिर सी बात, जो गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसके ऊपर कॉस्ट ही करते हो, कंजम्पशन कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, इसको हम स्पेंडिंग भी कह लेते हैं। ये डिफरेंट नेम्स है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है वो यही आता है। इसको हम एक्सपेंसिस भी कह देते हैं, एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं, डिफरेंट नेम से आते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, बेसिकली ये कॉस्ट है, एक खर्चा अखराजात है जिसको हम लेके जाते हैं। इन दोनों को हम, ये आपके पास दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट जो आता है, याद रखिए, किसी भी फर्म हो, ठीक है, कोई भी फर्म हो, फर्म एक इंडिविजुअल एंटिटी बिजनेस यूनिट होता है। फर्म का मतलब है इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट। फर्म की बात करो, लेट से हम आम लफ्जों में इसको फैक्ट्री भी कह देते हैं, कारखाना, फैक्ट्री वगैरह, जैसे भी आप नाम लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, जिस नाम से भी हम लें, बेसिकली बिजनेस यूनिट होता है। जो उसका मेन सोर्स है ना, रेवेन्यू सोर्स, मेन रेवेन्यू सोर्स, वो बेसिकली आपके पास होती है सेल्स, उसको कहते हैं। अब जितनी भी बिजनेसेस आप देख लीजिएगा वो सेल्स करते हैं। अब सपोज के लिए हॉस्पिटल है, वो क्या सेल करते हैं, वो सर्विसेज सेल करते हैं। एजुकेशन क्या करती है, सर्विसेज सेल करते हैं। हो गया। टेलीकॉम इंडस्ट्री सर्विसेज सेल करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट गुड्स इंडस्ट्री जो आपके पास सेल करती है, गुड्स कोई आर्टिकल सेल कर रही होती है। इसी तरीके से आपके पास दूसरे गुड्स इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती है। बैंकिंग क्या करती है, सर्विसेज सेल करती है। तो हम जस्ट ओवरऑल बात करें सेल्स की बात, तो गुड्स भी हो सकती हैं, वो गुड्स भी हो सकती है जिसको हम लोग टेंजिबल आइटम कहते हैं, और आपके पास सर्विसेज जिसको हम इनटेंजिबल का आइटम कहते हैं। ठीक है, उसको हम सर्विसेज भी कहते थे, सर्विसेज भी हो सकती है, और आपके पास गुड्स भी हो सकती है। ये आपके पास बेसिकली सेल्स होती है। तो हर कोई ना कोई इंडस्ट्री, कोई ना कोई फर्म इन दो चीज़ों से लिंक करती है। ठीक है, जिसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, वो भी सर्विस दे रही है। ठीक है, कॉल सेंटर सर्विसेज दे रही है, एंड सो ऑन। तो कुछ आपके पास कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, गुड्स बनाती हैं, आर्टिकल्स बनाती हैं, कोई एसेट्स वगैरह इस शेप के अंदर आपके पास आती हैं, कोई ठोस चीज़ें बनाती हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो अनसीन चीज़ें हैं, जिसको हम इंटेंजिबल आइटम्स कहते हैं, इममटीरियल भी कहते हैं, इसको मटीरियल आइटम कहते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिक जो सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी बिजनेस का, उसका वो आपके पास क्या है, बेसिकली सेल्स है।
इसको हम लोग से, अब सेल से मिलता क्या है, रेवेन्यू मिलता है। तो हम बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो हम बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। हम कहते हैं जी सेल जो आपके पास होगी वो कुछ भी हो सकता है वो कोई पर्टिकुलर आइटम वगैरह सेल कर रहे हो सकता है वो सर्विसेज आउटसोर्सिंग वगैरह कर रहे हो, कोई सर्विस वगैरह, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, ये बेसिकली सर्विसेज अपनी सेल करते हैं। हम एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अब एक टीचर क्या कर रहा है, वो सर्विस सेल करता है, ठीक है, सर्विसेज सर देता है, सर्विस के बदले में चीजें आती हैं। हाँ जी। सर सर सॉरी टू इंटरप्ट, यानी सेल्स यानी कि बेचना, वो चीज़ें बेचते हैं तो उनको इनकम मिलती है, ये मतलब? हाँ ना, यही है ना, सेल का मतलब बेचना ही होता है सही, ना, तो सही है सेल से सर। आपको रेवेन्यू बेचते हैं, ठीक है। ओके सर। तो सेल्स का आपके पास ये दो आपके पास अलग अलग आइटम आ जाते हैं। अब रेवेन्यू को अगर हम लोग लेते हैं, देख ये तो हुआ ना, अब आते किस तरह है, फार्मूलाज का क्या होगा, तो रेवेन्यू या इसको हम लोग कह देते हैं टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू, जिसको हम लोग TR से डिस्क्राइब करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है प्राइस, ठीक है, ऑफ द गुड, या इसको हम प्रोडक्ट कह लेते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं ऐसे ही, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सपोज कर लें, आप एग्जाम्पल के थ्रू लेके चल रहे हैं, लेट से जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं मदीना कैश एंड कैरी, पंजाब कैश एंड कैरी, जिस तरह आप लेके जाएं, ये शॉपिंग मॉल है, आप परचेज करने जाते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ कमोडिटी, लेट से यहाँ क्वांटिटी लिखी होगी तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स लिखा होगा, या लेट से आइटम्स लिखे होंगे, ये मैं आपको रसीद की बात कर रहा हूँ, रिसीट जो आपको मिलता है एट द एंड, तो आइटम्स लिखे होते हैं, लेट से हम कह रहे हैं ABCD एंड सो ऑन। यहाँ पर लिखा होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी लेट से 8 2 1 1, ये आपने क्वांटिटी परचेज की। ये आपके पास आ जाता है प्राइस, फिर एट द एंड आपके पास यहाँ पर हो जाता है, उसको हम कहते हैं टोटल, और यहाँ पर एंड पे आपको सब टोटल मिल जाता है। सपोज कर 2000 की शॉपिंग हो गई, हो गया। अब ये क्या है, ये आपके कंज्यूमर साइड से क्या हुआ, कंज्यूमर पे करते हैं ना, जो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर साइड से क्या हुई, उसकी कंजम्पशन हो गई, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, ऐसे ही गुड्स एंड सर्विस खरीदे, लिस्ट बनी, कंजम्पशन किया। और दूसरा ये MCC के लिए क्या बन गई, सेल्स थी, ऐसी ही MCC की सेल्स हो गई, तो सेल्स से उसको क्या मिला, रेवेन्यू मिला ना। और उसने रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट की, ये चेक करते जाएं। प्राइस आपके पास है, प्राइस आई, सपोज कि इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, इसकी प्राइस 50 है, इसकी प्राइस 10 है, इसकी प्राइस लेट से आपके पास क्या आ रही है, सपोज करें 20 आ रही है, तो कैसे करेगा, इस तरीके से करेगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू 100 इंटू 100, ऐसे प्राइस आती है इंटू, ठीक है, इंटू ये 20। सपोज मैंने यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू ली, अब कह रहे हैं 200, ठीक है 230, लेट से इसको मैं कह देता हूँ 230 रुपीज़ जो हैं हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, 230 आपका बिल आ गया, चलो इस तरह मान लेंगे, बिल आ गया। ये कैसे कैलकुलेट हो रही है, चेक करें, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, प्राइस लिखा हुआ है ना, मैंने क्या लिखा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उसके जितने भी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, आपने कितने सोल्ड किए, ए क्वांटिटी के 1 यूनिट सोल्ड किया, बी के 2 यूनिट सोल्ड किए, इसके इतने। अब ये यूनिट्स क्या हो सकते हैं, केजीज भी हो सकती हैं, हाफ KG, डिपेंड करता है क्या आप क्या ले, लेकिन हम एज ए होल बात करें कि जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स आपके सोल्ड हो जाए, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। क्लियर हो जाएगा, ये आपके पास जो है रेवेन्यू का फार्मूला है, जिसको आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन हम करेंगे अभी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा अभी, तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्या होगा, वहां पर अगर टोटल रेवेन्यू फाइंड करनी होगी तो हमने देखना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, वह हमेशा वेरिएबल फॉर्म में होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हो वेरिएबल फॉर्म। कैसे, आप देखिए, वही माइंड में रख लीजिए, 14,000 x मैं बताते रहता हूँ ना, तो 14,000 ये x क्या है आपके पास, सब्जेक्ट्स हैं, तो हम जब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको x में लिखते हैं, तो यहाँ पर यूनिट्स क्या होंगे, x होगा, प्राइस आपके पास डेफिनेट गिवन होगी, अगर प्राइस या तो एग्जैक्ट वैल्यू में गिवन होगी, डिजिट में गिवन होगा, या आपके पास कोई क्वेश्चन होगी, दोनों चीजों में एक तरह आ सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास गिवन क्या होता है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो टोटल रेवेन्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड,
ये आपके पास आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से करेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास पहली डेफिनेशन है टोटल रेवेन्यू का। अब मैं एवरेज रेवेन्यू और प्राइस के बारे में आता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो जाए यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है इस फार्मूले में अगर समझ ना आया हो, ठीक है, फिर मैं इसको मजीद एलेबोरेट करूँ। क्लियर है सर। ये आपकी बुक में इस तरह लिखा होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और क्वांटिटी को मैं यूनिट्स ले गया, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी बुक में अगर आपने रीड किया हो तो टोटल रेवेन्यू का फार्मूला ये गिवन होता है, उस तरह हम कहते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है, आप जेन में रखेंगे, इसका मतलब है यूनिट्स। बस जितने आप परचेज करते हो उसको क्वांटिटी कहते हैं। किस क्वांटिटी में लिए जी? मैंने 4 आइटम्स खरीदे, मैंने जी इतनी 2 किलो परचेज किया, एंड सो ऑन। ये आपको इस तरीके से आ जाता है। सपोज कर लें आपके पास क्वांटिटी है किसी प्रोडक्ट की, लेट्स से 1 2 3 एंड 4, और आपके पास इसकी प्राइस है। सपोज कर ले क्वांटिटी बढ़ी तो प्राइस आपके पास है, लेट से हम इसको इस तरह ले लेते हैं 10, ठीक है, 10 8 6 लेट से 4। ये मैंने क्वांटिटी ले ली। मैं टोटल रेवेन्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो टोटल रेवेन्यू आपके पास हो जाएगी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, पी इंटू क्यू हम करेंगे। अब शॉर्टकट लेके आ रहे हैं, तो पी इंटू क्यू हमने किया तो आपके पास हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपके पास 18, और ये 4 4 16, ठीक है। ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आया जैसे, ठीक है। हमने जैसे एक ऑड सा एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल ली। अब मैं बेसिकली यहाँ पर फाइंड क्या करने जा रहा हूँ? एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू को फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या होगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये आपके पास आया। अब यहाँ से एवरेज रेवेन्यू फाइंड करें, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी 10 डिवाइड बाय 1, 16 डिवाइड बाय 2, ओके, 3 आपके पास 18 डिवाइड बाय 3, उसके बाद आपके पास 16 डिवाइड बाय 4, आपके पास आ गया 4। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व आपने करना है कि आपके पास जो प्राइस है, सर प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम है। क्यों? जी बताएं, क्यों प्राइस और एवरेज रेवेन्यू किसी भी फॉर्म की सेम होती है? वजह? क्योंकि सर वो सिंगल यूनिट की रेवेन्यू होती है सर, एवरेज रेवेन्यू। और प्राइस सिंगल यूनिट की कोई प्राइस होती है या रेवेन्यू होती है? जी वो सिंगल रेवेन्यू सर, वो एवरेज प्राइस ही होती एवरेज प्राइस, ठीक है, एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस और प्राइस में क्या डिफरेंस होगा? सर एवरेज प्राइस होती है सर, ये कांस्टेंट होती है, और जो टोटल प्राइस होती है सर वो जो ना वॉल्यूम के हिसाब से होती है। जितना वॉल्यूम होगा, जितनी क्वांटिटी होगी, इतनी ज्यादा होगी सर वो। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, देखें, क्वांटिटी मैंने इंक्रीज की है और प्राइस डेफिनेटली मैं डिक्रीज करूँ तब मेरे पास क्वांटिटी मेरी इंक्रीज होगी, क्योंकि डिमांड और प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ प्राइस जितनी कम होगी अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा से खत्म। तो टोटल रेवेन्यू आपके पास आ गई। मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल रेवेन्यू से मैंने एवरेज रेवेन्यू फाइंड कर दी, तो मेरी एवरेज रेवेन्यू का कॉलम और प्राइस का कॉलम सेम आ गया। वजह? दोनों क्यों सेम है? सर प्राइस सर असल में एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू का प्रॉफिट जो है मतलब है, इसमें दोनों आ जाते हैं। सर जितना खर्चा कंपनी का आ जाता है और जितना उसके मतलब उनको प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्राइस हमारे पास आ जाता हाँ जी बताएं, और कोई शक? प्राइस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है और वही क्वांटिटी प्राइस से डिवाइड हो रही है, तो सेम आंसर आ जाता है। हाँ सर एवरेज रेवेन्यू का मतलब है एक यूनिट सोल्ड करके आपको कितना रेवेन्यू हासिल हुआ है। तो एक यूनिट सोल्ड करके आपको जितना रेवेन्यू हासिल हुआ है वो उस एक यूनिट के प्राइस के इक्वल ही होगा ना, इसलिए दोनों का कॉलम सेम है। अच्छा, और कोई?
शाबाश। और कोई? देखिए मुझसे 3-4 लोगों ने सिर्फ डिस्कशन की, और उन्होंने डिस्कशन की, देखिएगा उनको ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं है, ना यहाँ पर आएगा क्यूएमएस में, ना जहाँ नेक्स्ट FR1 में, FR2 में, ITA में, इकोनॉमिक्स में, जहाँ पर भी ये यूज़ होगा प्राइस और AR का डिफरेंस, वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे जी। मैंने उसको उर्दू में भी लिख दी है। चले अच्छा है, मेरे ये सारे यूज आ रहे हैं। हाँ बताएं क्या डिफरेंस आ सकता है? फी यूनिट आमदन, फी यूनिट कीमत, क्या मतलब? सर हाँ। प्राइस जो होगी वो एक चीज़ की फिक्स होगी, वो हमने उसकी फिक्स किया है जो क्वांटिटी की प्राइस है, ठीक है। और जो एवरेज रेवेन्यू होगी वो हमें जो उसको बेच के जो हमें हासिल होगी, जो हमें पैसे चले हासिल इसको होंगे वो बेच, एवरेज होगी। चले बेच के हासिल करें। सपोज करें 100 यूनिट्स हैं, लेट्स से 100 यूनिट्स सोल्ड एट 10 ईच, तो मैंने टोटल रेवेन्यू फाइंड की 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू ₹1000। अब मैं एवरेज रेवेन्यू फाइंड करने जा रहा हूँ, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10। अब एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम हो गए। अब क्या करें? शाबाश। ये इसलिए क्योंकि टोटल रेवेन्यू जिस प्राइस मल्टीप्लाई हो रहा है एवरेज रेवेन्यू उसी से डिवाइड हो रहा है, इसलिए प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम है। अच्छा, मेरे पास 29 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 7 लोगों ने मेरे से बात की और बाकी खामोश बैठे हुए हैं। या तो उनको वाकई समझ नहीं आ रही, या वो जो है ना थोड़ी सी अपना इनपुट नहीं देना चाह रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोग बीच में कोई अपना इनपुट नहीं देते, चले एक दो जो नहीं देना चाहता उसको तो मैं कह नहीं सकता, ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकती, लेकिन अगर माइंड में कोई आ रहा है, आप लोगों ने रीडिंग की है ना, अगर आप रीडिंग आप कर चुके हैं तो डेफिनेटली इसमें से आप डेफिनेटली अपना इनपुट दे सकते हैं। अगर आपने रीडिंग नहीं की तो दोबारा से रीडिंग करें। और मैंने आपकी हैबिट रीडिंग वाली जो है ना 100% याद रखें, फिक्स करानी है आप लोगों की, तभी जाके आपका क्यूएमएस क्लियर होता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। इसको जहन में रखिए, इग्नोर मत करें। अगर इग्नोर करेंगे आई क्या सर इग्नोर इसमें जो जी 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 आप पूछ रहे हैं ना कि दोनों सेम क्यों है, तो देखें सर, जो कीमत होगी जो हमने किसी भी चीज की, कोई बार हमारे पास यूनिट पड़ी हुई है, हमने उसकी कीमत लगाई हुई है, तो जितने की वो बिकेगी इतना ही हमारी आमदन होगी, इतना ही हमारा रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू होता क्या है? मतलब जितनी हमारी आमदन, मतलब जो आमदन होती है, अगर एक चीज 50 रुपए की, एक यूनिट 50 रुपए का, वो 50 का बिकेगा, 50 हमारी आमदन है, तो ये देखें 50 का बिका, 50 की हुआ है, इसीलिए आमदन और जो कीमत होती है वो दोनों सेम होती है सर। बिल्कुल समझ, याद रखो ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। अब आपको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन में ज़्यादा हार्ड, आप लोग जो है ना आपकी स्ट्रेंथ कैलकुलेशन है। ये मैंने फार्मूला लिखा है, ये आपके सामने लेफ्ट साइड में मैं इसकी बात करूँ, ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। क्या मैं इधर से टोटल रेवेन्यू फाइंड कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स सर कर सकते हैं, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें एवरेज से। अब मुझे ये बताएं, मैंने फार्मूला ये भी लिखा और एक और फार्मूला टोटल रेवेन्यू का लिखता हूँ, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सेम फार्मूलाज हो गए? यस सर। तो इससे हमें देखें, ये आपके कैलकुलेशन लिखने की यहाँ पर करने की ज़रूरत क्या थी कि कभी भी याद रखो, कभी भी आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में इसके क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में हो, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में इसके सारे क्वेश्चंस आएंगे। कभी भी याद रखें, एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ हो, गिवन हो, कभी भी एवरेज रेवेन्यू गिवन है, याद रखिएगा। या आपके पास दिया हुआ प्राइस, तो एवरेज रेवेन्यू की इक्वेशन गिवन हो, या जस्ट एवरेज रेवेन्यू कहा हो, या जस्ट प्राइस दी हो, या प्राइस की इक्वेशन कही हो, ये दोनों आपके पास बेसिकली क्या होते हैं? सेम मीनिंग होती है। इसको जहन में रख लीजिएगा। तो कभी इसमें डिफरेंशिएशन ना कर लीजिएगा, ये हमेशा सेम होते हैं। उसके आपके सामने मैंने सॉल्व किया है, मैंने लिखा प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये आपके सामने आपका फार्मूला है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और मैंने एवरेज रेवेन्यू को फार्मूला लिखा टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी। अब मैंने वहां से टोटल रेवेन्यू फाइंड करनी चाहिए, तो एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी हुई, तो एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास प्राइस और एवरेज रेवेन्यू है, ये सेम कॉन्सेप्ट होता है, डिफरेंट कैलकुलेशन, सेम कॉन्सेप्ट। क्लियर हो जाएगा? अब आपने 100% अपने माइंड में रखना है, ये इसी वजह से कैलकुलेशन आपके सामने की, ये जो यहाँ से प्रॉब्लम है ये आपके माइंड से हट गया। वजह अभी यहाँ से इसको क्लियर करेंगे, वहां पर जाके वो कह देते हैं कि इफ द एवरेज रेवेन्यू इज दिस फाइंड द टोटल रेवेन्यू, तो माइंड में ये आ जाता है कि टोटल रेवेन्यू तो प्राइस के साथ होती है, एवरेज रेवेन्यू कहाँ से आ गई? और ये हत्ता के ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है सारा, ये जितने भी आपके पास आते हैं ये ओवरऑल हम पढ़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं तो प्रीवियस चैप्टर के हम लोग
जो कॉन्सेप्ट है वो भूल जाते हैं, अक्सर माइंड से निकल जाते हैं, क्योंकि नए नए चैप्टर पे हम लोग ध्यान देना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि एवरेज रेवेन्यू की बात करें या प्राइस की बात करें, वो बेसिकली सेम होती है। अब अगर सपोज कर ले आपकी आसानी के लिए मैं कहता हूँ जी प्राइस क्या है, इसकी मैं डिफाइन कर लो, तो हम क्या कहते हैं, प्राइस बेसिकली क्या है, अ मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। सर मॉनेटरी वैल्यू से मुराद, मॉनेटरी क्या होता है, मनी को कहते हैं। मनी से मतलब क्या है? ओके सर। ऐसे ही है। पाकिस्तान में Yes. मॉनेटरी का यूनिट क्या है? सर रुपीस। रुपीज है, हम लोग इसको आरएस कहते हैं, ऐसे ही। तो हम Yes, कहते हैं sir. किसी भी, लेट से शुगर की बात करें, शुगर क्या है, एक प्रोडक्ट है। शुगर आपके पास क्या है, एक प्रोडक्ट है, हो गया। और Yes, प्रोडक्ट sir. के आपके पास क्या है, 2 kg। 2 kg क्या हो गए, यूनिट्स हो गए, सर यूनिट्स। हो गया। तो यूनिट्स हो गए। तो 2 Yes. kg के लिए आपने जितना मॉनेटरी वैल्यू पे किया, या 1 kg के लिए जितना मॉनेटरी वैल्यू पे किया, रुपीस पे किए, वो बेसिकली क्या बन गई, प्राइस बन गई। तो इसको हम कहते हैं प्राइस बेसिकली क्या है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। याद रखिए आपकी लाइफ के अंदर ये मॉनेटरी जो वैल्यू है पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर डॉलर्स में, पाउंड्स में, इसी में आपके हिसाब किताब होंगे, क्योंकि आपका काम इसी के साथ होगा, ठीक है। तो आप इसको माइंड में रखिए। तो कभी भी अगर आप प्राइस को देखते हो, कभी ऑब्जेक्टिव आपके पास आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो प्राइस के और एवरेज रेवेन्यू की बात की, तो एवरेज रेवेन्यू हो या प्राइस हो, वो बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट होता है, या ऑफ अ प्रोडक्ट होता है। जैसे आपको मैंने यूनिट कह दिया कि मैंने किसी प्रोडक्ट से उसको डिफरेंशिएट करना चाहा, कि माइंड में जरूर रहे हमारे पास यूनिट का मतलब होता है केजीज, लीटर्स, मिलीलीटर्स, मिलीमीटर्स एंड सो ऑन। ये बेसिकली हमारे पास यूनिट होते हैं और जिस प्रोडक्ट की हम परचेज करने जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं आमदन, आमदनी वगैरह, ये हम की बात कर रहे हो, ठीक हो गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास आ गए, एक आपका टोटल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट हुआ, और एक हमारे पास टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट हुआ। टोटल कॉस्ट के नंबर ऑफ टाइप्स डिफरेंट है, टोटल रेवेन्यू के नंबर ऑफ टाइप्स डिफरेंट, हो गया। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जिसको नाम देते हैं हम लोग प्रॉफिट, ठीक है। हमारे पास जो इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा। तो कभी भी याद रखो, कभी भी सिमिलैरिटी ना कर दीजिएगा रेवेन्यू और प्रॉफिट में। अक्सर हम लोग कह देते हैं, हम कहते हैं जी हमें यहाँ से जो ना वो इतना हमने प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट याद रखें, इसको ज़हन में रख लो, प्रॉफिट आपके पास क्या आता है, कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। अब वो टाइम पीरियड 12 महीने का होता है, ठीक है। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या हम इसको कहते हैं नाम टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड आपका 12 महीने का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपने अपने माइंड में रखना है, बेसिकली 12 मंथ्स होते हैं। और आपके पास जो एक और कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग नाम कह देते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू जो आपके पास होते हैं बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास कंटिन्यूअसली कैलकुलेट होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। सपोज कर टेलीकॉम बिजनेस देखे, या किसी एक रिटेलर की शॉप देखे, किसी होलसेलर की शॉप देखे, वो क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस रोजाना के साथ सेल कर रहा होता है। लेकिन प्रॉफिट रोज के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होती। याद रखिए, प्रॉफिट जो होता है वो रोज के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता, हर किसी का एक टाइम पीरियड होता है। लेकिन हम बिजनेस का टाइम पीरियड पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं 12 महीनों का हिसाब किताब जो एट द एंड होता है, कि मैंने पूरा 12 महीने में क्या परफॉर्म किया, कितनी मैंने सेल्स की। और जाहिर सी बात है, सेल्स के साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट भी तो की होंगी ना। तो कॉस्ट क्या है, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर सेल्स होती रहेंगी तो कॉस्ट भी होती रहेगी। ये अभी आप लोग सुनते रहते हो ना टेलीविजन पे, हम कहते हैं जी आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया है, सही है। बैंक में अगर आपके पास 10 लाख है या 1 करोड़, चले 10 लाख रुपया, ये कहाँ से आया, आप सोर्स बताते हो। तो जो सोर्स ना डिक्लेयर कर सके तो क्या होगा, ब्लैक मनी हुआ, ऐसे ही है ना। तो सेम यहाँ पर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्या करोगे कि किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपसे वो कहते हैं 1000 रुपीज़, तो आप कहते हैं इसके 1000 कोई प्रूफ है, तो आप कहते हो ये इसकी बेसिकली रिसीट है, ये बेसिकली इसकी रसीद है, ये बेसिकली इसका वाउचर है। उस वाउचर को आप नोट करते हो, फिर आपके पास आप दोनों का हिसाब किताब रखते हो। तो याद रखो, अगर रेवेन्यू अर्न करते हो, तो रेवेन्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू को अर्न करने की कुछ ना कुछ खर्चा अखराजात भी तो आपने किए हुए ना, हवा में कोई चीज़ नहीं आती, ठीक हो गया। तो इसको ज़हन में रख लिया। इसी वजह से ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग अपने माइंड में रखते हो। तो प्रॉफिट क्या होगा, बेसिकली अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये क्या होता है, टोटल रेवेन्यू
में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लें, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लें, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आएगी उसको नाम हम क्या देते हैं, प्रॉफिट। लेकिन अगर हम लोग ये कह देते हैं, अगर यहाँ देखें, अगर हमने प्रॉफिट फार्मूला यही होगा, अगर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हम फाइंड करते हैं और हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो नेगेटिव प्रॉफिट मीन लॉस। क्लियर हो जाएगा, नेगेटिव प्रॉफिट मीन लॉस। तो अब याद रखें, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख रहा हूँ कि इस तरह डिफरेंटली क्वेश्चन देता है वो। तो टोटल रेवेन्यू अगर टोटल कॉस्ट से ग्रेटर हो, टोटल रेवेन्यू अगर टोटल कॉस्ट से ग्रेटर हो, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट होगा। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से लेस हो, या इसको हम ऐसे लिख लें कि टोटल कॉस्ट ग्रेटर हो टोटल रेवेन्यू से, नेगेटिव वैल्यू सर, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, जिसको मैंने नेगेटिव प्रॉफिट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सी सर, एक और सिंपल सी बात हमें समझ आ गई कि अगर खर्चे ज़्यादा हो, वही जो जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पाकिस्तान में होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होगी तो नुकसान होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो फ़ायदा होगा। इसी में यही वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ कि जितना हम चीज़ें बेचेंगे उतना हमें मुनाफा होगा। अगर हम ज़्यादा खरीदते जाएंगे सेल्स की निस्बत, अगर हम खरीदते जाएंगे तो वो हमें नुकसान ज़्यादा होगा। तो याद रखिए, कोई भी बिजनेस होता है, जी याद रखिए, कोई भी बिजनेस जो होता है वो नुकसान के लिए काम नहीं करता, लेकिन कभी कभार लॉस हो जाता है, लेकिन हमेशा प्रॉफिट होगा। कभी कभार लॉस हो जाता है, हमने अपने माइंड में रखना है, कभी कभार बिजनेस में लॉस होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन अपनी समझने के लिए अगर आप इस तरह समझते हो तो ठीक है, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों डिफरेंट होते हैं, उससे नुकसान फायदा नहीं है। जी, कोई किसी और का क्वेश्चन? सर ये प्रॉफिट डेली बेसिस पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही कैलकुलेट होगा? फिर बताएं जरा जी, फिर पूछिए। सर ये जो प्रॉफिट होता है ये हाँ, सिर्फ हाँ। और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो हमने 6 मंथ्स या 1 ईयर उसके बाद कैलकुलेट होता है या ये डेली बेसिस पे भी तो कैलकुलेट नहीं, हो ये सकता है देखिए, प्रॉफिट? हाँ, कॉस्ट आपकी ड्यूरिंग द ईयर है, कॉस्ट आपकी ड्यूरिंग द ईयर है, रेवेन्यू आपकी ड्यूरिंग द ईयर है, तो डेफिनेटली जब एंड ऑफ द टाइम पीरियड आएगा तो आप हिसाब किताब तो करेंगे ना, मैंने परफॉर्म क्या किया। अगर आपने बेटर परफॉर्म किया होगा तो नो डाउट आपका प्रॉफिट आएगा, और अगर आपने बेटर परफॉर्म नहीं किया तो नो डाउट आपके पास लॉस आएगा। तो फिर उसी हिसाब से आपकी एनालिसिस होती है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, यानी उसी कंटिन्यू। सपोज करें मैं 2020 का प्रॉफिट फाइंड कर रहा हूँ, तो लेट्स से मेरा दिसंबर एंडिंग ईयर है, तो दिसंबर के मेरे स्टार्ट में मेरी ऑडिट स्टार्ट हो जाएगी, ऑडिट स्टार्ट होने के बाद सारी कॉस्ट और रेवेन्यूज को अलहदा हो जाएंगी, एट द एंड आपके पास नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट को जो आप लिखोगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2020 मैंने क्या परफॉर्म किया, वो ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस जो सेल्स की अच्छी नहीं रही, नेक्स्ट ईयर के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमेशा प्रॉफिट उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड सर मंथ का भी तो हो सकता है सर। सर अगर मंथ का रेवेन्यू, सर अगर हम एक मंथ का सर प्रॉफिट देखना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, मैं समझा नहीं। सर मैं कह रहा हूँ अगर सर हम प्रॉफिट सर एक मंथ के टाइम पीरियड का कैलकुलेट करना चाहें, सर ये कर सकते हैं हम? हाँ, देखिए मैंने आपको वही कहा ना, देखिए सपोज कल मेरा मेरी जो सपोज बिजनेस है वो मेरी डेली वेज के ऊपर है, डेली वेज के ऊपर, तो मैं अगर एज ए डेली वेजर जो है उस पर काम कर रहा होता हूँ, तो डेफिनेटली मैं डेली के हिसाब से देखूंगा कि कुछ ना कुछ बचत करूँ ना, कुछ ना कुछ जो है मैं देखूं कि मुझे क्या नुकसान, मेरा कौन सा किस वे से जाना है, किस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू चलना है, क्या सीएनजी पे जाना है कि उस पे जाना है, कि मेरा एट द एंड जो मैं अपना हिसाब था आपको रूलेट से रोजाना के हिसाब से भी होता है। लेकिन हम जनरल बात करते हैं कि एक टाइम पीरियड होता है जिसको 12 महीने कहते हैं, जनरल टाइम पीरियड है कि जिसमें कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस को चेक करती है। ओके, ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछें। चल अब इसको इस तरह लेके आते हैं हम लोग, हम कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट मींस प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट मीन लॉस, and total revenue equals to total cost mean break even। देख सकते हैं ना कि अगर एक ग्रेटर देन दूसरा लेस देन हो रहा है तो आपके पास एक और कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि हम कहते हैं एक ऐसा पॉइंट, ये देखिए ये क्या है, बेसिकली अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है,
पॉइंट आता है, ठीक है, वेयर टोटल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस बिकम टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। इसको क्या नाम देते हैं? ब्रेक इवन। ठीक, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इजी सा। ये कोई कॉन्सेप्ट हमने इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना, ये आप इंशाल्लाह सीएमए में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कैफ लेवल 8 पेपर आपका आएगा जब आप कैफ लेवल स्टार्ट करेंगे, उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये पूरा टॉपिक आप जो ओवरऑल बहुत डिटेल में लेके चलोगे। हम तो डेफिनेटली मैथमेटिकल पढ़े उसे जितना कर सकते हैं हम उतना लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको डिटेल ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है याद होने वाले, मेमोराइज करने वाले आपके जहन में रहे, लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट पे रहना है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू टू टोटल कॉन्सेप्ट एक ऐसा आपके पास जो ना पॉइंट होता है बिजनेस का कि जहां पर बिजनेस के टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लें, सपोज कर ले आप लोग आम सी एग्जांपल आप लोग अपने बड़ों से सुनते आ रहे होंगे, या कोई जो बिजनेस में इन्वॉल्व होगा अपने पेरेंट्स का, डेफिनेटली वो इस चीज़ को जान सकता होगा। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, सपोज एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, F8 मरकज में हम एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, वहाँ पर हमने जगह ली, रेनोवेशन की, स्टार्ट किया, सारा कुछ जितना भी टाइल्स, फिक्चर्स, फिटिंग्स वगैरह, लाइटिंग सब कुछ लगा करके सारा कुछ कर दिया। फिर किसी अच्छे लोग या किसी भी पॉलिटिशियन को बुला लिया और हमें इनॉग्रेशन कर लिया, हो गया। तो जब इनॉग्रेशन हो जाती है और आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब कभी भी आप बिजनेस, चलिए यहाँ तक तो हो गया, जब कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से या जो ऑलरेडी उस बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, या आप अपनी गूगल से कोई ना कोई अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह गेन कर रहे हो, तो डिटेल गेन कर रहे होते हो। आप ये चेक कर रहे होते हो कि जी जो बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ वो कौन सा टाइम आएगा ये बिजनेस मेरा प्रॉफिटेबल जाएगा। ऐसे ही है, आप लोग जब स्टार्ट करते हो, सपोज कर लें आजकल एक जो है ना मेन जो एक बिजनेस चल रहा होता है हर जगह पे, वो स्कूलिंग का, स्कूल का है। अगर हम देख लें तो स्कूल का बिजनेस, आप सपोज कर लें किसी भी सोसाइटी में अगर 2 स्कूल्स हुआ करते थे, बेकन हाउस या आपका सिटी स्कूल्स हुआ करते थे, या कोई इसी तरह 1-2 और स्कूल, तो ठीक है, तो उस टाइम वहाँ पर इतने, लेकिन विद द पैसेज आता है वहाँ पर नंबर ऑफ स्कूल्स आना स्टार्ट हो गए। अब क्या होता है कि जब प्रॉफिटेबिलिटी कहीं पे कोई देखता है, उसकी अट्रैक्शन से लोग अपना कारोबार उस तरह का खोलना, उस तरह का स्टार्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं, होता है, ये आपकी ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसकी ओपनिंग से यानी अपने उसके ओपन करने के लिए आप सबसे पहले पूछते हो जी कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना खर्चा कर होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट है। हम लोग कहते हैं यार 10 लाख से आप स्टार्ट ले लोगे, ये मैं आपको जस्ट रेगुलर बात कर रहा हूँ, उसी से हमने समझना है। 10 लाख रुपए आपके पास हो तो आप स्टार्ट ले सकते हो। फिर आप कहते हो यार कब तक ये 10 लाख रुपया मेरा बिजनेस वापस करेगा। याद रखो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो बिजनेस से लेते भी हो, बिजनेस आपको देता है ना, तो ये 2 पर्सन हुए, एक पर्सन आप बजाते हो 2 पर्सनल हुए, ऐसे रियल पर्सन हुए, और एक आपको आर्टिफिशियल पर्सन हो जिसको हम नाम क्या देंगे, बिजनेस देंगे। अभी हम नेस्ले पाकिस्तान की बात करते हैं तो किसी को पता है कि नेस्ले का मालिक कौन है? हम सिर्फ कंपनी को जानते हैं। तो कल को अगर नेस्ले के प्रोडक्ट से किसी को प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ इश्यूज हो जाए, तो जब कोर्ट ऑफ लॉ में उसको सू करेंगे तो किसको करें? नेस्ले पाकिस्तान को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नेस्ले पाकिस्तान एक पर्सन है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। नाम जो देते हैं उसका नाम देते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। याद रखें, आर्टिफिशियल पर्सन में इन्वेस्टमेंट होती है किसकी? रियल पर्सन की। जो डायरेक्टर्स हैं, जो मालिक हैं उसके, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो उसी के सेल से इन्वेस्टमेंट जितनी हुई होती है वो रिटर्न होती है। इसको ज़हन में रख लें। तो होता क्या है आपके पास कि जब भी कोई नया बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट या उस प्रोजेक्ट में नई इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, तो सबसे पहले आप क्या ध्यान देते हो कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है ये सबसे पहले मुझे वापस करे पैसे अपने, जितने पैसे मैंने इसमें इन्वेस्ट किए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब आपको आपके पैसे मिल जाते हैं, सपोज पहले आपने क्या किया है, 10 लाख या 1 लाख रुपया लेट से आपने इन्वेस्ट किया, जब 1 लाख रुपया आपको रिटर्न हो जाएगा, इस बिजनेस की सेल से ही होगा ना, इस बिजनेस की सेल से आपको रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद जैसे आपके पास यूनिट्स, वहां पर यूनिट्स होंगे, सपोज आपने कहा 100 यूनिट सेल हुए, तो 100 यूनिट्स के सेल से यानी 100 यूनिट ओवरऑल सेल हुई, तो मेरे पास एक पोजीशन आ गई। जो पोजीशन आ गई आपके पास क्या होगी? टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसके बाद जो मेरा बिजनेस जाएगा तो टोटल रेवेन्यू डेफिनेटली टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक्सपेक्टेशन होती है। 3 पॉइंट्स होते हैं जो आप अपने माइंड में रखते हो। क्लियर? जब कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमेशा कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंटिन्यू बिजनेस के अंदर मजीद